Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 11th है हिंदी काव्य के अंतर्गत हिंदी काव्य साहित्य का विकास लेकर उपस्थित हुआ। हिंदी काव्य साहित्य के विकास का ये पहला वीडियो है। हिंदी जो गद्य था, हिंदी गद्य में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हिंदी गद्य का धीरे धीरे विकास हुआ और हिंदी गद्य जो है अनेक सोपानों को पार करता हुआ अपने वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से पहुंचा। खड़ी बोली का किस प्रकार से, ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का किस प्रकार से धीरे धीरे विकास हुआ और अंत में जाकर विधाओं में परिवर्तित होकर विभिन्न विधाओं के सशक्त लेखकों के हाथों में पढ़ करके उस विधा का विकास किस प्रकार हुआ। विभिन्न विधाओं के अंतर्गत आने वाली जो प्रथम रचनाएं हैं, विभिन्न विधाओं के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख लेखक हैं, उनकी रचनाओं पर आप लोगों ने चर्चा सुनी और उसको आपने उसके धीरे धीरे विकास क्रम को देखा। तो उन विधाओं के समापन के पश्चात हम अब हिंदी काव्य की शुरुआत करते हैं। हिंदी काव्य के विकास की शुरुआत करने के पहले हम हिंदी काव्य के विषय में बताएंगे। हिंदी काव्य क्या होता है, हिंदी काव्य किसे कहते हैं, गद्य से किस प्रकार से यह भिन्न है। हिंदी काव्य के जो तत्व हैं, जो उसका कविता का बाह्य स्वरूप होता है, बाहरी स्वरूप होता है, वो उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, सम्मिलित हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो से जो लगातार आपको जो हिंदी काव्य का जो विकास है आदिकाल से लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में यह एक सामान्य सा परिचय का वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हिंदी कविता के संदर्भ में आपको छोटी बड़ी जो सामान्य चीज़ें हैं वो बताई जा रही है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि काव्य क्या होता है, कविता किसे कहते हैं। काव्य क्या होता है या कविता किसे कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कविता है उसमें एक लय होता है, एक ताल होता है, एक तुक होता है, उससे बंधी जो रचना होती है, छंद से बद्ध जो रचना होती है, छंदबद्ध रचना होती है, उसे हम कविता कहते हैं। गद्य जो होती है, ना उसमें अलंकारों की सुंदरता होती है, ना रस होता है, ना छंद होता है, ना तुक होता है, उसमें किसी प्रकार की ऐसी सुंदरता हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे काव्य सौंदर्य के 3 तत्व हमारे समक्ष आते हैं, रस, छंद, अलंकार, उनको भी इस कविता में समाहित किया गया है और इस कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो भाषा के माध्यम से जीवन की मार्मिक अनुभूतियों की कलात्मक जो अभिव्यक्ति होती है के प्रस्तुतिकरण को साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें 2 प्रकार का साहित्य आता है, गद्य और काव्य, और जिसमें काव्य का जो रूप है या कविता का जो रूप है, उसमें कविता जो है छंदोबद्ध लय तुक के आधार पर जिसमें रचना की जाती है, लय तथा तुक से युक्त छंदोबद्ध रचना भी नीरस लगती अगर उसमें काव्य सौंदर्य का तत्व ना होता। कविता के स्वरूप को, बाह्य स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा लय। कविता अगर है तो उसमें लय का होना आवश्यक है। लय का मतलब होता है कोई कविता पढ़ते वक्त, किसी भी प्रकार की कविता पढ़ते वक्त उसमें लय होनी चाहिए। एक प्रकार की लय और उतार चढ़ाव उसमें होना चाहिए, एक प्रकार का तारतम्य उसमें होना चाहिए। गद्य में ऐसी कोई भी जरूरी बात नहीं है, गद्य के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काव्य के लिए जरूरी है कि उसमें लय होना चाहिए। कविता के बाह्य स्वरूप का सबसे मुख्य जो तत्व है वह लय है। भाषा के प्रवाह से निर्मित उतार चढ़ाव को, जैसे मैंने कहा कि भाषा के द्वारा निर्मित कविता में जो उतार चढ़ाव होता है उसे ही हम लय कहते हैं। एक प्रकार की जो पढ़ने की जो गति होती है, धीमी तेज, उसे ही हम लय कहते हैं। जैसे
सृष्टि के काम, जो सृष्टि के इस संसार के सभी जो कार्य हैं वो लयबद्ध हैं। लयबद्ध इसलिए हैं क्योंकि सब काम समय से होते हैं। सूर्य का उगना, चंद्रमा का निकलना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का उदय होना, अस्त होना, ये सब समय पर होता है, कभी असमय नहीं होता है। तो उसमें भी हमें एक प्रकार का लय दिखाई पड़ता है। वृक्षों और पशु पक्षियों का जो जीवन है वो क्रम के अनुसार चलता है। पहले वृक्ष बड़ा तो नहीं हो जाता, फिर छोटा होता, छोटे से ही बड़ा होता है, तो एक प्रकार का क्रम चलता है। ये एक प्रकार का लय होता है। लय का एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। ये जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी की पंक्तियां हैं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। इसमें एक प्रकार का लय हमें दिखाई पड़ता है, एक प्रकार का तारतम्य हमें दिखाई पड़ता है। दूसरा जो तत्व है इसमें तुक का आता है। जब किसी भी वाक्य के अंत में समान वर्ण होते हैं तो उसे तुक कहते हैं। समान वर्णों का जब आगमन होता है किसी वाक्य के अंत में तो वह तुक कहलाता है। तुक दो प्रकार के होते हैं। एक तुकांत होता है, तुकांत जो समान वर्णों से किसी वाक्य का अंत होता है, किसी दोहे का अंत होता है, उसे तुकांत कहते हैं। जो असमान वर्णों से जिसका अंत होता है उसे आतुकांत कहते हैं। आतुकांत कहते हैं। जो तुकांत है, तुक है, वह उसके दो भाग हैं, तुकांत और आतुकांत। तो जो तुकांत है, हिंदी कविता में अधिकतर तुकांत ही देखा जाता है। एक समान वर्णों के द्वारा अंत होता है। जैसे बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। परागा और अनुरागा एक समान वर्ण है, यहाँ पर तुकांत शब्द आए हुए हैं। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रिज परिवारु। चारु और परिवारों में समान वर्ण होने के कारण वह जो चौपाई है वो उसमें तुकांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कविता अगर तुकांत शब्दों का प्रयोग होगा तो कविता जल्दी स्मरित हो जाएगी, उसका स्मरण हम जल्दी कर लेंगे, उसे हम जल्दी याद कर सकेंगे और वह जनमानस में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाएगी। जैसे किसी फिल्म का गाना होता है, कुछ विशेष प्रकार के गाने होते हैं जो जबान पर बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत सारे गाने हैं जो कंठस्थ करते रहिए, कभी भी आपके जबान पर नहीं आएंगे। तो आजकल जो हिंदी कविता है उसमें अतुकांत कविता भी लिखने की धीरे धीरे परंपरा चल पड़ी है। उसके बाद आता है छंद। तीसरा जो तत्व है इसका कविता का वह छंद है। छंद आप लोग जानते हैं, किसी लय ताल तुक से बंधी हुई रचना को हम छंदबद्ध रचना कहते हैं या छंद कहते हैं। ठीक है, छंद वास्तव में बंधी हुई लय के भिन्न भिन्न ढांचों का योग है जो निश्चित लंबाई का होता है। लय छंद स्वर के चढ़ाव उतार, स्वर के छोटे छोटे ढांचे की है जो किसी छंद के चरण के भीतर न्यस्त रहते हैं। छंद का निर्णय कविता के एक चरण या पंक्ति के वर्णों की मात्राओं की गणना के आधार पर होता है। तो जो छंद है, कितना बड़ा छंद है, दो उसमें चरण है, 4 चरण है, 6 चरण है, यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार से कविता जो है कितने चरणों में विभक्त है। किस प्रकार के छंदों, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलियाँ, छप्पय, उल्लला, किस प्रकार के छंद में वह बंधी हुई है। उसके बाद छंद के बाद इसमें अलंकार का होना जरूरी है। कविता में अलंकार नहीं है तो वह कविता नीरस लगेगी। कहा गया है जो अलंकार, अलंकरोत इति अलंकारा, जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं और कविता में अलंकार का होना आवश्यक है। जिस प्रकार किसी नायिका को सजने के लिए, उसे सुंदर दिखने के लिए 16 श्रृंगार कराए जाते हैं, 16 श्रृंगार में सजी हुई जो नारी है वो सुंदर लगती है, उसी प्रकार से कविता में भी लय, ताल, तुक, छंद, अलंकार, रस का होना अति आवश्यक होता है। बिना उसके जो कविता है वह नीरस लगेगी। तो अलंकारों में कविता का जो प्रमुख स्थान है, किसी किसी जो साहित्यकार ने है उस
अलंकार को काव्य की आत्मा भी माना है। और अलंकारों के भी दो प्रकार हैं, आप लोग जानते होंगे। एक शब्दालंकार, शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार होता है। तो दोनों अलंकारों का समावेश यहाँ देखने को कविता में मिलता है। तो इस कविता में इनके साथ रस का भी समावेश होता है। किस प्रकार के श्रृंगार रस है या वीर रस है या करुण रस है। श्रृंगार रस के विषय में मैंने आपको बताया कि जो भी सूरदास जी के, तुलसीदास जी के जो दोहे हैं वो ज़्यादातर श्रृंगार रस या फिर मीराबाई के जो दोहे हैं वे श्रृंगार रस में लिखे गए हैं। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर हमारे और से बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने वीर रस से संबंधित कविताएं लिखी हैं। तो इन अलंकारों का भी होना कविता में अति आवश्यक है। उसके बाद फिर हम इसके बाह्य तत्वों पर विचार करेंगे। ये तो आंतरिक तत्व हो गए, फिर बाह्य तत्व। बाह्य तत्व, कविता में बाह्य तत्व कौन सा होता है, बाहरी तत्व कौन सा होता है। उसमें बाहरी तत्वों की हम बात करें तो उसमें अनुभूति की तीव्रता, किसी भी कविता में कविता की अनुभूति करना कविता पाठकों के लिए अनिवार्य है। गद्य की अपेक्षा कविता में अनुभूति की तीव्रता बहुत अधिक होती है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि गद्य का संबंध मस्तिष्क से होता है, लेकिन कविता का संबंध किससे होता है, दिल से होता है। कविता का संबंध दिल से होता है, हृदय से होता है। कविता का पहला जो श्लोक है वह किसी घटना या क्षुब्ध व्यक्ति के मन से अनायास ही उसके मुख से फूट पड़ता है। कविता जो दुख है या अत्यधिक सुख है उसमें कविता अपने आप मुख से स्फुटित हो जाती है। तो अनुभूति कर, किसी चीज़ की आप अनुभूति जब तक नहीं करोगे, जब तक आप किसी चीज़ को दिल से या हृदय से या मन से किसी चीज़ पर दृष्टिपात नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर से कविता नहीं निकलेगी। उसके बाद अनुभूति की व्यापकता, आप किसी भी चीज़ को या पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जीव, इनके विषय में कितनी गहनता से विचार करते हैं, कितनी व्यापक अनुभूति आप रखते हैं। जितनी व्यापक आप अनुभूति रखेंगे उतनी बड़ी, उतनी सुंदर कविता आप लिख पाएंगे। क्योंकि कविता की अनुभूति की तीव्रता की गहराई के साथ इसकी व्यापकता भी होनी जरूरी है। कवि के हृदय में वे वस्तुएं, दृश्य या घटनाएं या भाव जगह जाती हैं जिन पर जनसाधारण का कभी ध्यान नहीं जाता है। कवि की दृष्टि जो होती है वो बड़ी तीव्र होती है। कहते हैं ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जहाँ सूर्य नहीं जा सकता वहाँ कवि की कल्पना पहुँच सकती है। सूखे पेड़ में शायद ही किसी ने सौंदर्य दिखाई देता हो। सूखे हुए पेड़ में किसी को सुंदरता नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक कवि हृदय व्यक्ति को उसमें भी सुंदरता दिखाई पड़ जाएगी। कवि व्यक्ति और प्राणियों के दुख में कवि दुखी होता है। कविता के माध्यम से पढ़ने वाले मन में इनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर सकता है। कविता के अध्ययन में आंतरिक जीवन के अनेक पक्ष हमारे सामने आते हैं, हमारी अनुभूति को व्यापक बनाते हैं। इसके अलावा कल्पनाशीलता, कविता में जो भी लिखा होता है उसमें जरूरी नहीं कि सारा सच ही हो, उसमें कल्पना की भी अधिकता रहती है। उसमें कल्पना, अनुभूति हो गया, फिर अनुभूति की व्यापकता होना जरूरी है। अनुभूति हो लेकिन उसका व्यापक रूप दिखाई पड़े। उसके बाद इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इसमें कल्पनाशीलता की भी आवश्यकता पड़ती है। कल्पनाशीलता, क्योंकि जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ जो कवि होता है वो कल्पनाशील भी होता है, कल्पना भी करता है। कल्पना से ही वो कहाँ पहुँचता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये कल्पना से ही हो सकता है। कल्पना की यह उड़ान हृदय की अनुभूति पर आधारित होती है, तभी वह सार्थक होती है। आगे
जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसमें रसात्मक और सौंदर्य बोध, रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस का जो भी भाग है वो आंतरिक और बाह्य दोनों में आता है। भावों की उदात्तीकरण, यद्यपि कविता उपदेश देने के लिए नहीं लिखी जाती तथा उसका प्रमुख उद्देश्य भावों को सशक्त बनाना आवश्यक होता है। जीवन के घात प्रतिघात और मन की विभिन्न उलझनों को कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि कब पढ़ने सुनने वाले जनसाधारण को भी अनायास ही कुटिलता, क्रूरता, दंभ और नीचता आदि के प्रति घृणा हो जाती है। तो भावों का उदात्तीकरण होना जरूरी है। भावों के प्रति तुलसीदास का रामचरितमानस इसका प्रमुख उदाहरण है। कविता की प्रेरणाप्रद पंक्तियां निराशा में डूबे लोगों को सहारा बन जाती हैं। ऐसी बहुत सी पंक्तियां जनता के बीच सूक्तियों के रूप में प्रचलित हो जाती हैं। उदात्तीकरण किसी भी सूक्ति, पंक्ति या कवि की कल्पना को हम अपने हृदय से, दिल से जब लगा लेते हैं, उसको ही अपना जीवन मान लेते हैं, तो भावों का उदात्तीकरण उदारता हो जाता है। उसके बाद अब इन कल्पनाशीलता, इन चीज़ों, बाह्य चीज़ों के बाद हम कविता के और जो भाग हैं उन पर चर्चा करेंगे। कविता के में काव्य के भेद की अगर हम बात करें तो काव्य के भेद के अंतर्गत दो भेद हमारे समक्ष आते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं। पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह होता है जो हमें श्रव्य से ही पता चलता है, जो हमें सुनाई पड़ता है। जैसे कोई गाना बज रहा हो या कोई रेडियो पर कोई नाटक आ रहा हो, तो जो सुनाई पड़ता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जो कानों से सुना जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। और दृश्य काव्य जो हमारे समक्ष दिखाई पड़ता है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध और मुक्तक। श्रव्य काव्य जो केवल दिखाई पड़ता है, श्रव्य काव्य में जो केवल सुनाई पड़ता है वो काव्य आता है। दृश्य काव्य में जो हमें दिखाई पड़ता है, जैसे कोई नाटक मंचन किया जा रहा हो किसी नाटक का, वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। श्रव्य में होता है सुनाई और देना, और दृश्य में दिखाई देना। और श्रव्य काव्य के अंतर्गत भी दो अलग अलग भाग हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वह होता है जिसमें एक दोहा या चौपाई दूसरे दोहे से संबंधित होती है और एक दूसरे दोहे या चौपाई को जोड़ते कोई महाकाव्य या कोई बड़ी कहानी तैयार हो जाती है, जैसे रामचरितमानस। और मुक्तक काव्य वह होता है जो दोहा होता है एक दूसरे से संबंधित नहीं होता। जैसे हमने आपको क्लास 9th में कबीरदास के या फिर जो रहीमदास के या मीराबाई के दोहों को हमने पढ़ाया, तो एक दोहा दूसरे दोहे के अर्थ से संबंधित नहीं होता। अगला जो दोहा होता है, अगला जो चौपाई होती है, वो एक दूसरे दोहे और चौपाई से संबंधित नहीं होती है। उसमें किसी प्रकार की कहानी नहीं तैयार होती है। अपने आप एक दोहा चौपाई अपने आप के अर्थ में पूर्ण होता है। लेकिन जो प्रबंध काव्य होता है वह एक दोहा और एक चौपाई एक कहानी सी चलती है और रामचरितमानस या पद्मावत जैसा महाकाव्य तैयार हो जाता है। तो रामचरितमानस और पद्मावत जो है वो महाकाव्य हैं और वो महाकाव्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत मीराबाई, कबीरदास और रहीमदास जी के जो दोहे हैं वो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों ने हिंदी काव्य के अंतर्गत कविता और के स्वरूप
और उसके जो बाह्य पक्ष हैं, आंतरिक पक्ष हैं और काव्य के भेद पर चर्चा आप लोगों ने सुनी। आज बस इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य का विभाजन और उसकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, उसके जो प्रमुख कवि हैं, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हें लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन तब तक आप लोग घर पे रहें और इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते रहें। कोई भी समस्या आती है तो प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के मध्य आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।